अब छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नारविन कसाव टेकाम को आमंत्रित करती हूँ। आप पेशे से आयुर्वेद डॉक्टर हैं एवं हमेशा से आदिवासियों की संवैधानिक जागरूकता, आर्थिक सशक्तिकरण, बेरोजगारी, पलायन, विस्थापन से स्थायी मुक्ति के लिए प्रयासरत रहे हैं। आप आदिवासियों को व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक आज़ादी दिलाकर विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी एवं अन्य समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संपदा कोष निर्माण कर अनेक कंपनियों का स्थापना कर रहे हैं। हम ट्राइबलों की अनेक समस्याएं हैं और इन समस्याओं से लड़ने के लिए हम जिस हथियार का उपयोग करते हैं उस हथियार का नाम है आंदोलन। साथियों, आंदोलन वही करता है जो समस्याग्रस्त होता है। जो समस्याग्रस्त नहीं होता उसको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरे देश भर के ट्राइबल आंदोलनरत हैं। और जब हम इस प्रकार से आंदोलन करते हैं तो हम अपने आंदोलन को संवैधानिक तरीके से न लड़ करके आंदोलन के तरीके से जब हम लड़ते हैं तो शासक वर्ग क्या करता है कि कोई हमको नक्सली बना देता है तो कोई देशद्रोही बना देता है। इस प्रकार से बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर अपराध पंजीकृत होते हैं। तो हम संवैधानिक लड़ाई को भी संवैधानिक तरीके से नहीं लड़ पाते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। अदालत जाने के लिए, न्यायालय जाने के लिए, वकील रखने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है। अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, भविष्य का निर्माण करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है। निश्चित रूप से हम बहुत गंभीर आर्थिक संकट में हैं और आने वाला समय और भीषण आर्थिक संकट में जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हुआ करते थे। खेती करता था, जंगलों पर निर्भर रहता था। कभी भी वह कोई भी चीज को पहले खरीद करके नहीं उपयोग करता था, मतलब बाजारवाद हावी नहीं हुआ था। वो खेती भी करता था तो बाजार से कोई भी चीज नहीं खरीदता था, बीज सुरक्षित करके रखता था। गाय पाले हुए रहता था, उससे जब बछड़ा होता था तो उसको सिखाकर बैल बनाता था और बैल से जुताई करता था। खाद उसको खरीदना नहीं पड़ता था, पानी उसको खरीदना नहीं पड़ता था। सारा चीज प्राकृतिक संसाधन के रूप में उसके पास अवेलेबल था। लेकिन वर्तमान समय में बाजार हावी होने के कारण से हम सभी चीजों के लिए बाजारों पर निर्भर हो गए। हर चीज बाजार से खरीद करके उपयोग करते हैं। आप समीक्षा करें कि पहले हमारे पूर्वजों के पास जो भी जमीन रहा हो, 10 एकड़, 15 एकड़, 12 एकड़, आज वो जमीन सिमट करके मात्र 4 एकड़, 5 एकड़ तक रह गया है। और आने वाला 2 पीढ़ी के बाद खेती करने के लिए उसके पास जमीन नहीं बचेगा, वनोपज इकट्ठा करने के लिए जंगल नहीं बचेगा। तब हमारे आने वाला पीढ़ी के पास आय का स्रोत क्या होगा? आय का स्रोत वही नौकरी होगा या मजदूरी होगा। तो नौकरी करने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा आर्थिक कंडीशन में नहीं है, वो भी कर्जे में डूबे हुए रहता है। और जो कर्जे में डूबे हुए रहता है वो व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता, वो समाज को सही दिशा नहीं दे सकता और समाज को समय भी नहीं दे पाता है और खुद ही समस्याग्रस्त होता है। तो ये मजदूरी और नौकरी के दम पर हम आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय भीषण बाजारवाद का होगा। मतलब हर चीज बाजार से ही खरीदना पड़ेगा और हमारे पास एक तरफ इनकम का स्रोत खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ बाजार पर ही हमको पूरा तरह से निर्भर रहना पड़ेगा। तो जब हम बाजार पर ही पूरी तरह से निर्भर रहेंगे और हमारे पास इनकम का स्रोत नहीं रहेगा तो आने वाला पीढ़ी कैसे जिएगा? क्योंकि जमीन हर पीढ़ी में पीढ़ी बंटवारे के कारण से, भाई बंटवारे के कारण से लगातार घटते जा रहा है। जंगल घट रहा है, वर्षा से पानी होना घट रहा है, बरसात से पानी होना बंद हो रहा है। दूसरा चीज, अनेक बीमारियां ग्रसित कर रहा है शरीर को। जिस प्रकार से आने वाले समय में ऑक्सीजन का भीषण संकट आएगा, लोग ऑक्सीजन खरीद करके उपयोग करेंगे। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज पानी को कभी नहीं खरीदता था, लेकिन अब पानी खरीदना शुरू कर लिया है और आने वाले समय में हर व्यक्ति पानी खरीद करके पिएगा। तो पानी कौन बनाएगा? उद्योगपति बनाएगा, हम उसको खरीदेंगे। ऑक्सीजन कौन बनाएगा? उद्योगपति बनाएगा, उसको हम खरीद करके उपयोग करेंगे। जब हमारे पास आधा एकड़ से भी कम जमीन बचेगा, हम खेती करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, हम उतने जमीन पर घर बनाएंगे, खेती करेंगे। ये कंडीशन जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वज, हमारे जो वंशज हैं, वो खेती करना छोड़ देगा और अपना जो जमीन है 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 20 डिसमिल या आधा एकड़, उसको जो है कंपनियों को मुआवजा के लालच में दे देगा। उस समय सरकार पॉलिसी बनाएगी कि जितने भी खाली जमीन है उस पर वो अधिग्रहित करेगा। जिस प्रकार से कोयला खनन के लिए जमीनों का अधिग्रहण करता है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा और उद्योगपति लोग एग्रीकल्चर खेती करना शुरू करेंगे।
अपने उद्योग की शक्ल में वो खेती करेंगे। तो अभी जब किसान टमाटर उगा रहा है, मिर्चा उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, सरसों उगा रहा है, वो सारा उगाने का काम कौन करने लगेगा? उद्योगपति लोग करने लगेंगे। और उद्योगपति लोग जब करने लगेंगे तो जो मतलब खाद्य सामग्री हमको 40-50 रुपए किलो मिल रहा है, वो सीधा 400-4,000 रुपये में मिलने लगेगा, क्योंकि उद्योग में उत्पादित चीजों का मूल्य अलग होता है और कृषि से उत्पादन का मूल्य अलग होता है, उसमें बहुत से टैक्स जुड़ करके आएगा। तो इतने महंगा चीज भी हमको खरीदना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमारा आय का स्रोत खत्म हो रहा है। तो आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए हमको स्थायी और बढ़ता हुआ आय का स्रोत बनाना पड़ेगा और इस काम को हमको इसी पीढ़ी में करना पड़ेगा और इसी 5 से 10 साल के अंदर में करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे लोगों ने कभी उद्योग नहीं किया, व्यापार नहीं किया, क्योंकि उद्योग व्यापार हमारे पूर्वजों को ऐसा लगता था कि लोगों को ठगने का धंधा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। ऐसा सोच करके हमारे पूर्वज कभी उद्योग व्यापार नहीं किए। खून पसीने से कमाया हुआ ईमानदारी से जो इनकम होता था उसी को ईमानदारी का इनकम मानता था। लेकिन जब हमको अभी बाजार समझ में आने लगा तब हम जो है 60-70 साल पिछड़ गए। उद्योग व्यापार 60-70 साल आगे निकल चुका और हम उतना पिछड़ गए। और आज हमको उद्योग व्यापार समझ में आने लगा है, हम अभी अभी उद्योग व्यापार करना शुरू कर रहे हैं, तब उद्योग व्यापार पुनः एक करवट लेकर के हाईटेक हो चुका, डिजिटल हो चुका। यदि हम इस डिजिटल बाजारवाद को समझने में भी 40-50 साल लगा देंगे, तब तक हमारा आने वाला पीढ़ी अपने आप को सुरक्षित नहीं रह पाएगा और भीषण आर्थिक संकट में चला जाएगा। साथियों, इस संकट से बचने के लिए हम लोगों ने रिसर्च किया, विचार किया, तो एक निष्कर्ष निकल के आया कि हमको अपने सामुदायिक संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा, सामुदायिक संपदा को बढ़ाना पड़ेगा। ये सामुदायिक संपदा क्या होती है? जिस प्रकार से आपके गांव में गांव का जो सार्वजनिक तालाब होता है, गांव का सार्वजनिक खेल का मैदान होता है, गांव का सार्वजनिक जो गोटुल होता है, धूम कुड़िया होता है, घग्गर बस्सा होता है, वो क्या है? गांव की सामुदायिक संपदा होती है। लेकिन हम गांव से जैसे ही बाहर निकलते हैं, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर या राज्य के लेवल पर, हमारी सामुदायिक संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारा एक ठो स्कूल दिखाई नहीं देता है, हमारा सामुदायिक भवन नहीं दिखाई देगा ब्लॉक जिला लेवल पर, हमारा चाय पीने के लिए एक ठो होटल नहीं दिखता है, कपड़े का दुकान नहीं दिखता है, एक ठो व्यापार नहीं दिखता है, एक ठो उद्योग नहीं दिखता है। इसका मतलब हमारी सामुदायिक संपदा नष्ट होने के कगार पर है। तो हमको अपने सामुदायिक संपदा को ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सामुदायिक संपदा जिसका मजबूत होगा वही समाज आर्थिक रूप से तरक्की करेगा। जिस प्रकार से इस देश की संपूर्ण संसाधन है वो देश की सामुदायिक संपदा है, जिस प्रकार से राज्य के सामुदायिक संसाधन है वो राज्य की सामुदायिक संपदा है, उसी प्रकार से हम ट्राइबलों को भी अपने सामुदायिक संपदा का निर्माण करना पड़ेगा और उसका विकास करना पड़ेगा, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय का होता है। मुस्लिम समुदाय अपने सामुदायिक संपदा को बढ़ाने के लिए उनमें जकात की व्यवस्था है, उसरा की व्यवस्था है। वो अपने टोटल इनकम का, वार्षिक इनकम का 3% जकात के रूप में अपने समाज को रिटर्न करते हैं। प्राकृतिक वर्षा से जो पानी से जो कृषि होता है उसमें हर 20 किलो में 5 किलो अपने समाज को रिटर्न करते हैं। इस प्रकार से मुस्लिम समुदाय हर साल अपने 3% से लेकर 15% अपने समाज को रिटर्न करते हैं। इसलिए देखते ही देखते वो कम संख्या में होते हैं, फिर भी उनके हर ब्लॉक, हर जिला, राज्य लेवल पर उनके मस्जिद और मदरसा होते हैं। हम ट्राइबलों का तो कुछ भी सामुदायिक व्यवस्था नहीं दिखता। तो मुस्लिम समुदाय से हम लोगों ने प्रेरणा लिया, उनका अध्ययन किया, तो हम लोगों ने पाया कि बिना समाज को रिटर्न किए हम अपने सामुदायिक संपदा का निर्माण नहीं कर सकते। जिस प्रकार से देश की सामुदायिक संपदा को बढ़ाने के लिए देश स्तर पर टैक्स का सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी भी बोलते हैं। यदि राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास टैक्स ना जाए तो देश का सामुदायिक संपदा बढ़ेगा ही नहीं। उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के पास यदि जकात ना जाए तो मुस्लिम समुदाय का सामुदायिक संपदा नहीं बढ़ेगा। हम लोगों ने रिसर्च किया कि जिस प्रकार से सरकार के पास टैक्स की व्यवस्था है, जिस प्रकार से मुस्लिमों के पास जकात की व्यवस्था है, हम ट्राइबलों के पास भी क्या उस टाइप से व्यवस्था है क्या? तो पता चला कि ट्राइबलों में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बरार व्यवस्था कहा जाता है। बरार
बरार व्यवस्था आज भी गांवों में जीवित है। गांव के लोग अपने गांव का त्योहार मनाने के लिए, गांव के सामुदायिक काम को करने के लिए या गांव के विवाद को निपटान करने के लिए प्रत्येक परिवार से बराबरी से जो राशि और अनाज इकट्ठा किया जाता है उसको कहा जाता है बरार। अंग्रेज लोगों ने भी इसको लिख करके रखा हुआ है कि ट्राइबलों में बरार की व्यवस्था पाई जाती है, किंतु यह बरार व्यवस्था सिर्फ गांवों तक ही सीमित है। तो इसको गांव के स्तर से निकाल करके हमको राष्ट्रीय लेवल पर लाना होगा। तो राष्ट्रीय लेवल पर कैसे लाया जाए, इसके लिए 2019 में हम लोगों ने एक प्लान बनाया, एक नीति लिखा। उस नीति का नाम हम लोगों ने रखा पारंपरिक आदिवासी महासभा स्थापना नीति 2020। चूंकि 9 फरवरी 2020 को हम लोगों ने आदिवासी समुदाय को बुला करके सभा करके इस नीति को प्रस्ताव पारित करके सरगुजा संभाग के 6 जिले में लागू किया। एक प्रयोग के तौर पर 1 साल तक हम लोगों ने इस पर काम किया कि ये हमारा बरार व्यवस्था सक्सेस होगा कि नहीं होगा, उस पर हम लोगों ने ये प्रयोग किया। और इसके साथ में बहुत से और नीतियां बनाए। जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो देश भारत के संविधान से चलता है और संविधान को चलाने के लिए बहुत से अधिनियम होते हैं, उसी प्रकार से पारंपरिक आदिवासी सभा स्थापना नीति एक संविधान था और उसको चलाने के लिए उसके अनुच्छेदों के आधार पर बहुत से अधिनियम हम लोगों ने बनाया। जिस प्रकार से जो है कोष का वितरण कैसे होगा, उसका पारदर्शिता कैसे आएगी और सैलरी कैसे दिया जाएगा, ये सारा चीज के लिए हम लोगों ने 15-20 प्रकार के अधिनियम नियम बनाए, नीति बनाए और उसको सरगुजा संभाग में लागू किया। तो ये जुलाई में हम लोगों ने जुलाई 2021 में बरार व्यवस्था सरगुजा संभाग में लागू किया और जुलाई 2021 के आते तक मात्र 1 साल के अंदर में इतना बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला कि हम लोगों ने उसी बरार के पैसा से 3 बड़े कंपनियों का निर्माण किया, जो सामुदायिक कंपनी है। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये किसी की व्यक्तिगत नहीं होगी, बल्कि सामुदायिक की बल्कि ट्राइबलों की सामुदायिक संपदा होगी। ऐसा हम लोगों ने उसमें व्यवस्था को बनाया। तो 3 कंपनियों का हम लोगों ने निर्माण किया। एक कंपनी बरारों को कलेक्ट करेगी, जो पब्लिक लिमिटेड है, साथ में चैरिटेबल लिमिटेड है, ये सेक्शन 8 के तहत जो पंजीकृत कंपनी है। तो ये इसका नाम यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन ऐसा रखा गया। गणवाना मतलब जो है कबीलों का, गण मतलब कबीला, कबीलों का देश या कबीलों का राष्ट्र। जैसे गणतंत्र शब्द में गणतंत्र जो शब्द है ना, उसमें गण जो शब्द है वो इसी गण शब्द से आया है और गण मतलब कबीला होता है, अंग्रेजी में ट्राइब कहते हैं। तो गणवाना मतलब कबीलों का संघ। तो इस नाम को हम लोगों ने इसलिए ऐसा रखा, जिस प्रकार से अमेरिका का नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, जिस प्रकार से अरब देश का क्या नाम है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसी प्रकार से ट्राइबलों का जो संघ होगा यूनाइटेड ट्राइब गणवाना होगा। ऐसा सोच करके इस कंपनी का नाम रखा गया। इसमें पूरे देश भर के 12 करोड़ ट्राइबलों का जो है इसमें बरार जमा होंगे। तो उस नीति में हम लोगों ने 3 प्रकार के बरार व्यवस्था को लागू किया। पहला प्रतिनिधित्व बरार। प्रतिनिधित्व बरार में जितने भी अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि है या जिनके पास नियमित मासिक इनकम होता है या जिनके पास आय का निश्चित स्रोत है, वो अपने वार्षिक इनकम का मात्र 1% समाज को डोनेट करेंगे बरार के रूप में। ये प्रतिनिधित्व बरार में व्यवस्था किया गया। दूसरा जो बरार था उत्तरदायित्व बरार। उत्तरदायित्व बरार में ये व्यवस्था किया गया कि समाज के जितने भी लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, वो अपने खर्चे में से प्रतिदिन 1 रुपया बचाएंगे। 30 दिन में 30 रुपया बचाएंगे तो साल भर में 365 रुपया बचेगा और 365 रुपया को समाज को डोनेट करना है बरार व्यवस्था के तहत। और तीसरा प्रकार का जो बरार था उपज बरार। उपज बरार में अपने उत्पादित वस्तु, चाहे कृषि उपज हो चाहे वनोपज हो, हर 100 किलो में 1 किलो समाज को रिटर्न करने का व्यवस्था बनाया गया। ये 3 प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने बनाया, उसको लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 कंपनियों का निर्माण हुआ। तो सोच के देखिए, यदि 12 करोड़ ट्राइबल लोग 1 रुपया की दर से भी एक दिन में बचत करते हैं और समाज को एक जगह देते हैं, तो कुछ ही मिनटों में 12 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। इतना बड़ा पावर है बरार सिस्टम का। तो इससे सामुदायिक संपदा का निर्माण होगा और सामुदायिक संपदा का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से हम गेहूं तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन गेहूं से आटा नहीं बना सकते। हमारे पास में आटा बनाने की व्यवस्था नहीं है और ना ही उसको पैकिंग करके मार्केटिंग करते हैं, बल्कि हम गेहूं को कच्चा ही बेच देते हैं। उद्योगपति खरीदता है और उसको पैकिंग करके मार्केटिंग करता है और वो माला माल होता है। हम सरसों पैदा कर सकते हैं। जब हम 3 महीना मेहनत करके सरसों पैदा कर सकते हैं तो सरसों से तेल क्यों नहीं निकाल सकते और उसको पैकिंग करके मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? ये सारा व्यवस्था को करने के लिए 3 प्रकार के कंपनियों का निर्माण किया गया। पहला कंपनी जो चैरिटेबल कंपनी है उसमें बरार जमा होंगे। दूसरा जो कंपनी है रिटेल कंपनी है,
कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, ऐसा उसका नाम दिया गया है। तो ये फुटकर का काम करेगा। हर ब्लॉक लेवल पर ट्राइबलों का सुपर बाजार होगा। ये सुपर बाजार कैसे होगा कि आपके ब्लॉक से 10,000 शेयर होल्डर निकालना है, एक ब्लॉक से 10,000 शेयर होल्डर। जैसे ही 10,000 शेयर होल्डर निकलेगा, ये कंपनी आपके ब्लॉक में आपके ही पैसा से सुपर बाजार स्थापित करेगा और A to Z जितने भी फुटकर के सामान है सारा वहां अवेलेबल होगा। उसी प्रकार से जो ट्रेडिंग कंपनी है वो आपको कच्चे माल अवेलेबल कराएगा, चूंकि जितने भी कच्चे माल हमारे गाँवों में जो उत्पादित होता है, चाहे कृषि उपज हो चाहे वनोपज हो, उसको वो खरीदेगा, या फिर कंपनियों से के माल को डायरेक्ट खरीद करके फुटकर में अवेलेबल कराएगा, या फिर आप छोटे मोटे उद्योगपति हैं या बड़े उद्योगपति है तो आपके मालों को खरीद करके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मार्केट अवेलेबल कराएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को उद्योगपति बनाने का लक्ष्य है। मान लीजिए किसी को हम लोगों ने मिर्चा का पाउडर बनाने का जो है जिम्मेदारी दे दिया, किसी को सरसों का तेल निकाल करके जिम्मेदारी दे दिया, किसी को जो है गेहूं के आटा बनाने का जिम्मेदारी दे दिया, और सारे मालों को हमारा कंपनी खरीदेगा और साथ में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मार्केट अवेलेबल कराएगा। ये तीनों कंपनियां किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ऐसा हम लोगों ने उस नियम में लिखा हुआ है। ये तीनों कंपनियां समाज की सामुदायिक संपत्ति होगी। जिस प्रकार से सामुदायिक संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से सामुदायिक संपत्ति को जो है कोई निजी हित के लिए उपयोग नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ये तीनों कंपनियां जो है समाज के हित के लिए होगा। और जिस प्रकार से देश जब बना तो अनेक रियासतों को मिलाकर के देश बनाया गया, उसी प्रकार से हम देश की गण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर आधारित गण व्यवस्था को स्थापित करना है। तो सभी संगठनों को मिलाकर हमको इस बरार सिस्टम पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का स्थापना करना होगा। इसके लिए नीति बनाया जा रहा है नेशनल लेवल के हिसाब से। बहुत जल्दी आप सबके बीच में विचार विमर्श के लिए उसको रखा जाएगा। सब लोगों को सुझाव आ जाने के बाद इसको जो है ओके करके इसको लागू किया जाएगा। तो साथियों, हमको इसका नकल करके बहुत से अलग अलग चीज नहीं बनाना है, क्योंकि यदि देश का नकल करके सब रियासत लोग अपना अलग अलग देश बनाते तो कभी देश बन ही नहीं पाता। उसी प्रकार से हम ट्राइबल नेशन अगर बनाने की बात कर रहे हैं तो हम अलग अलग जो है अपने बरार सिस्टम को लागू ना करके सेंट्रलाइज सिस्टम से, केंद्रीकरण सिस्टम से राष्ट्रीय स्तर पर हमको इसको लागू करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी बात को समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि हम अपने देश की अपने समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके हम देश की आर्थिक सत्ता पर कंट्रोल करेंगे। देश की में आर्थिक सत्ता ट्राइबलों की स्थापित होगी। ऐसा उम्मीद के साथ सब लोगों के सहयोग और सुझाव के उम्मीद के साथ जो है मैं अपनी बात को यहीं पर रखता हूं। सभी साथियों को, जितने देशवासी जो मेरे बात को सुन रहे हैं, सबको सादर सेवा जोहार। आर्थिक आज़ादी के लिए आदिवासियों को व्यापार व्यवसाय की ओर ले जाने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे सफल एवं ऐतिहासिक पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।